हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है 28th ऑफ दिसंबर 2023 एंड वी आर बैक विद अवर डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस में क्या-क्या इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। So the first one is बासमती prices cool at home as a restive Red Sea hurts exports। आपने देखा होगा अभी कुछ रिसेंटली टाइम से न्यूज आ रही है कि हाउती अटैकर्स हैं वो शिप्स को अटैक कर रहे हैं, जो भी गुड्स शिप्स हैं उसको अटैक कर रहे हैं, जो कि रेड सी से ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम एशियन कंट्री टू यूरोपियन कंट्री, जो लिंक करती है, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो। तो अभी इसी के चलते हम बहुत सारा बासमती राइस एक्सपोर्ट करते होते हैं यूरोपियन कंट्रीज और मिडल ईस्ट के अंदर। बट इस हाउती अटैक्स जो कर रहे हैं रेड सी पे मर्चेंट शिप्स को जो अटैक कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज ने रोक दिया है अभी एक्सपोर्ट वहां से, क्योंकि उस रूट को लेना छोड़ दिया है शिपिंग लाइंस ने, और उसकी बजाय केप ऑफ गुड होप से लेके फिर यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं। बट उस रूट को अगर फॉलो करें तो बहुत ज्यादा जो फ्रेट चार्जेस हैं कंटेनर्स के, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ जा रहे हैं। इस वजह से हमारा जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट है वो बहुत ही कम हो गया है, और उसके चलते जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर बासमती राइस के जो प्राइसेस हैं वो कम आने की उम्मीद है। एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस हैव फॉलन ड्यू टू militant attack against the merchant ship in Red Sea, leading to 5 to 10% fall in the basmati prices in the domestic market. Various leading shipping lines have taken a decision to avoid the Suez Canal route. Suez Canal route को avoid कर रहे हैं amid the Houthi attacks, has also impacted the sunflower oil from Russia. इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, हम बहुत सारा सनफ्लावर ऑयल है वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं, जिसके चलते हमारे सनफ्लावर ऑयल के जो प्राइसेस है उसमें इंक्रीज होने की संभावना है। एंड सनफ्लावर ऑयल प्राइसेस इन द लोकल मार्केट आर लाइकली टू go up by 3 to 4% in the international prices have increased by $30 पर टन इंक्रीज हो गया है लास्ट 1 वीक में, जो कि अभी करंटली चल रहा है $940 पर टन ऑफ द सनफ्लावर ऑयल। बासमती एक्सपोर्टर्स ने बोला है कि द एक्सपोर्ट मार्केट हैज बिकम स्लगिश एंड द शिपिंग कॉस्ट टू प्लेस टू जेदा, यमन, बेरूत एंड डरबन हैव शॉट अप मल्टीपल टाइम्स इन सम केसेस। तो इन जगह पे हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइस, बट ड्यू टू फ्रेट राइजेस हम नहीं कर रहे हैं इस बार। जो एक्सपोर्टर हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में ही रख रहे हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में बासमती राइस के प्राइस कम होने की संभावना है। Prior to the Red Sea crisis, for example, the freight charge to Yemen was $850 पर कंटेनर। एक कंटेनर को यमन भेजने के चार्जेस थे $850 पर कंटेनर, बट जो अभी बढ़ के कितना हो गया है $2400, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स हो गया है पर कंटेनर, 3 गुना ज्यादा किराया हो गया है, फ्रेट हो गया है। सिमिलरली जेठा के अंदर जो हम बेचते थे वहां का फ्रेट रेट था, जो पहले था $1200, जो कि अभी बढ़ के $300 बढ़ के $1500 हो गया। तो इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है और प्राइसेस कम होने की संभावना है। तो अभी ये अटैक्स है काफी, हाउती अटैक्स काफी चले। अभी रिसेंटली भी न्यूज आई थी कि इंडियन शिप को भी अटैक कर दिया, जिसको इंडिया ने सिरे से नकार दिया था। अभी मर्स जो कंपनी है उन्होंने बोला है कि हम दोबारा स्विज कैनाल रूट से हम दोबारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर शिपिंग लाइन स्टार्ट करने वाले हैं, बट कब शुरू करने वाले हैं ये डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि काफी फ्रीक्वेंट हाउती अटैक हो रहे हैं। और इनसे निपटने के लिए जो ये वेरियस कंट्रीज फ्रॉम यूरोप ऑल्सो, यूएस ऑल्सो, इंडिया, सभी इसके ऊपर काफी चिंतन कर रहे हैं कि इन अटैक से कैसे निपटा जाए। आपको याद है कि पहले सोमालियन अटैक्स होते थे शिप्स के ऊपर, जिनको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया गया था, लेकिन अभी हाउती अटैक हो गए हैं स्टार्ट मर्चेंट शिप्स के अंदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट is Nasil Wadia blames PNW for grounding of Go First, alleges rupees 10,000 crore damage to the faulty engines। अभी आपको पता है गो एयर, जिसको हम गो फर्स्ट नाम दे दिया गया था 2021 के अंदर, वो ग्राउंडेड हो गई थी और उसने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया था। इसके पीछे का जो कारण बताया, जो नुस्ली वाडिया है, नुस्ली वाडिया जो इसके चेयरमैन है वाडिया ग्रुप के। वाडिया ग्रुप बेसिकली काफी सेगमेंट में काम कर रहा है। आपने ब्रिटानिया सुना होगा, ब्रिटानिया भी वाडिया ग्रुप का है। आपने जो बेडशीट हम घरों में यूज करते हैं, बॉम्बे डाइंग भी वाडिया ग्रुप की है। गो एयर भी वाडिया ग्रुप का। ऐसे काफी वाडिया ग्रुप के काफी अलग अलग वेंचर्स के अंदर काफी सक्सेसफुल बिजनेस है। तो वाडिया ग्रुप के जो चेयरमैन है नुस्ली वाडिया, उन्होंने ये कहा है कि हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था रिलेटेड टू गो फर्स्ट या फिर गो एयर, बट
ड्यू टू दी प्रैट एंड व्हिटनी जो इनके इंजन सप्लायर है, इनकी वजह से हमारे जो इंजन्स थे उनमें इन्होंने अपने जो कमिटमेंट्स थे, कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसकी उनको फुलफिल नहीं किया और इनकी वजह से ही हमें बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ा, जिसके कारण हमें अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ा क्योंकि इनके फॉल्टी इंजन्स थे। Nussli Wadia has blamed the Pratt and Whitney for grounding of Go First, which sought voluntary bankruptcy in में वॉलेंट्री आईबीसी कोड के तहत अपने आप को वॉलेंट्री बैंकरप्ट घोषित कर दिया था। पैगिंग द डैमेज कोड टू द एयरलाइन बिकॉज ऑफ द यूएस कंपनीज फॉल्टी इंजन्स एट मोर देन 10,000 करोड़ बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ ग्लोबल एक्सपर्ट। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है अभी इकोनॉमिक टाइम्स को, उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि ओवर द लास्ट 2 ईयर P&W's inaction, Pratt and Whitney's inaction and contractual defaults has irreparably financially damaged the Go First Airlines, putting at risk several thousands employees and a nation's assets serving millions of passengers। इन्होंने क्लियरली बोला है कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, जो कि स्टार्टिंग में इनकी पहली शिपमेंट ही इंजन्स की आई थी, वो ही उसको रिपेयर नहीं किया इन्होंने। वो जो इनके कॉन्ट्रेक्चुअल थे, इनके जो एग्रीमेंट थे, उनको फुलफिल नहीं किया और बहुत ज्यादा फॉल्टी इंजन्स थे। नेस्ली वाडिया ने जिस इंजन की इन्होंने बात की थी कि ये इतने घंटे चलेंगे, वो 3500 15,000 तक की इनकी एग्रीमेंट हुआ था कि 15,000 घंटे तक ये इंजन काम करने में सक्षम है, बट वो 3500 में ही मेंटेनेंस मांग जा रहे थे। अभी जो इन्होंने कहा, नुस्ली वाडिया ने बताया कि इन सब के कॉन्ट्रेक्चुअल डिफॉल्ट की वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए हमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाके हमारे को बैंकरप्सी दाखिल करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने एनसीएलटी ने एक ऑर्डर दिया है विथ फॉर द रिवाइवल ऑफ द एयरलाइंस एज ए गोइंग कंसर्न। फिर उन्होंने एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया, आरपी अपॉइंट किया। तो गो फर्स्ट अप्रोच द एनसीएलटी इन मई के अंदर गया था बिकॉज ऑलमोस्ट 60% ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑफ दिस करियर कंपनी वर ग्राउंडेड and lessors were aggressively sending the notice through the ground to the airlines for remaining। बेसिकली जो प्लेन्स होते हैं वो लीज पे लिए होते हैं और लेसर्स ये बोल देते कि ड्यू टू पेमेंट डिफॉल्ट हमें हमारा प्लेन्स वापस चाहिए और बार बार नोटिस सर्व कर रहे थे। इसके बाद गो एयर जाके एनसीएलटी में चला गया, जिन्होंने इसकी रिवाइवल की कवायद को करते हुए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया और अभी इसकी सिंगापुर के अंदर भी आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर भी चल रहा है और एनसीएलटी के अंदर भी इसकी प्रोसीडिंग्स चालू हैं। इवन जो लेसर्स थे वो यहां तक चले गए थे कि उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को अप्रोच किया था फॉर डी रजिस्ट्रेशन टू फ्लाई द प्लेन आउट ऑफ इंडिया की गो एयर को, गो फर्स्ट को डी रजिस्टर किया जाए फॉर फ्लाइंग द planes out of India। So it was in this context the board was forced to seek the voluntary insolvency to protect its assets from being taken away by the lessors। तो इसी के चलते जो बोर्ड है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी दाखिल करते हैं बिफोर द एनसीएलटी, सो दैट हमारे जो प्लेन्स है उनको फोर्सफुली थ्रू जुडिशियल मीन्स ये जो लेसर्स है वो हमसे अलग ना करें, हमारे असेट्स ना ले जा पाए। The board was dissolved in May after Go First petition was admitted by the NCLT। मई के अंदर इन्होंने NCLT में दाखिल की अपनी बैंकरप्सी की और उसके बाद रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया गया हु इज रनिंग द करियर नाउ। और ये कमिटी और क्रेडिटर्स के साथ मिलकर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो इसको दोबारा अगर टेक ऑफ हो पाती है, रिवाइवल हो पाता है एयरलाइंस का, तो इस संदर्भ में काम कर रहे हैं। बेसिकली नुस्ली वाडिया ने बताया कि ये टोटल जो डिफॉल्ट हुआ है हमारा बिफोर द कोविड वी वर रनिंग वेरी स्मूथली, हमारे ऑपरेशंस बहुत अच्छे थे, हमारा जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा चल रहा था, हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी थी, इवन लोगों का बहुत अच्छा विश्वास था हमारी एयरलाइंस के ऊपर। बट बाद में जब कोविड के बाद जो फ्रीक्वेंट इंजन फेलियर हुए, बार बार हमारे प्लेन्स ग्राउंडेड हो रहे थे और उसकी रिपेयर भी नहीं कर रहे थे P&W प्रैट एंड व्हिटनी, उसके कारण हमें बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ा था, जिसके चलते हमें ग्राउंडेड होना पड़ा और अपने आप को वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी की तरफ जाना पड़ा। जैसा कि P&W ने, जैसा कि नस्ली वाडिया ने बताया कि जब 2017 में सबसे पहली डिलीवरीज आई थी P&W की, उसी टाइम से इनके जो इंजन्स थे वो फेलियर होना शुरू हो गए थे और एक बार नहीं बहुत ही मल्टीपल टाइम्स इनके हुए। इन्होंने काफी कोशिश भी की P&W ने, बट इस जो डिफॉल्ट हुए थे इनको रेक्टिफाई नहीं कर पाए। जब इनके साथ बात हुई थी तो गो फर्स्ट के साथ जब P&W ने बोला था कि हम आपको नए इंजन प्रोवाइड करेंगे जो कि रिलायबल होंगे और 15,000 घंटे तक चल पाने में
सक्षम होंगे बिफोर रिक्वायरिंग एनी मेंटेनेंस। और अगर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी रहेगी तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको करके देंगे। बट वो इंजन बहुत ही कम काम कर रहे थे और फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस मांग रहे थे। इसके बाद पीएनडब्ल्यू ने वो जो मेंटेनेंस के भी चार्ज लेना शुरू कर दिया। उन्होंने नोटिस सर्व किए कि हमें मेंटेनेंस चार्ज चाहिए, बट एज पर द एग्रीमेंट मेंटेनेंस चार्ज तो फ्री ऑफ कॉस्ट था। बट इसी चलते इन दोनों के बीच में काफी डिस्प्यूट चलता रहा और उसके बाद जो गो फर्स्ट का आईपीओ भी आया, उसको भी गो फर्स्ट को वापसी लेना पड़ा। आईपीओ नहीं जा पाया गो एयरलाइंस। तो अभी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी चल रहा है और सिंगापुर के आर्बिट्रेशन कोर्ट ने भी कुछ जो फैसले हुए हैं वो गो फर्स्ट के हक में दिए हैं, बट उनको भी अभी पीएनडब्ल्यू मानने से मना कर रहा है। इसी संदर्भ में बहुत सारे एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो पीएनडब्ल्यू की जो पेरेंट कंपनी है वो हमारे इंडिया के डिफेंस सेक्टर को भी इंजन सप्लाई करता है। तो अगर ये प्राइवेट एयरलाइंस के साथ ऐसे कर रहे हैं तो कल को हमारी जब जरूरत होगी डिफेंस सेक्टर के अंदर, अगर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी इंजन रिप्लेसमेंट को या इंजन मेंटेनेंस को लगे, तो इसके ऊपर इनकी इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठते हैं कि कल को हमारे डिफेंस सेक्टर के साथ भी ये ऐसा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार से भी ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारे डिफेंस इंपोर्टर हैं, जिससे हम डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, इनकी जो पेरेंट कंपनी है पीएनडब्ल्यू की, हमें उनके साथ भी एक सख्त रूप अपनाया जाना चाहिए, सो दैट कल को हमें जरूरत हो, अगर कहीं जरूरत पड़े और हमारे डिफेंस सेक्टर को ये अंगूठा दिखा दें, तो ये जैसे कि अभी इन्होंने गो फर्स्ट को दिखाया है, तो दैट विल बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। Next is uncertainty looms over $1.5 billion ICC TV rights deal between Disney and G। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके जो टीवी राइट्स है वो बेसिकली किसने एक्वायर किए? डिज्नी स्टार ने एक्वायर किए। $3 बिलियन के प्राइस के अंदर डिज्नी स्टार ने ये जो राइट्स थे, एक्सक्लूसिवली राइट्स एक्वायर किए थे। उसके बाद जी एंटरटेनमेंट ने इनको अप्रोच किया और उन्होंने कुछ मीडिया राइट्स लेने के बदले $1.5 बिलियन की इनकी एक डील इन दोनों के साइन हुई। तो उसके बाद अभी इस डील को अभी किक स्टार्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि डिज्नी स्टार को अभी जो बैंक गारंटी जी टीवी को प्रोवाइड करवानी थी वो अभी तक नहीं प्रोवाइड हो पाई है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जी और सोनी का मर्जर की भी काफी कवायद चल रही है। हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एनालिसिस के अंदर देखा था, वो भी अभी फाइनल स्टेज में चल रहा है। जो 21 तारीख थी उसके ऊपर जी ने थोड़ा सा समय मांगा था टू फाइनलाइज द टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसके चलते ये जो इनकी डील है ये भी अभी स्टक हो रखी है बिटवीन द डिज्नी स्टार एंड जी एंटरटेनमेंट ऑफ $1.5 बिलियन। बेसिकली डिज्नी स्टार ने जो बिड ली थी वो $3 बिलियन के अंदर बिड विन की थी, विच वाज मोर देन डबल दैट ऑफ सोनी पिक्चर्स लिमिटेड और वायाकॉम 18। इन दोनों ने जो डील जो $1.5 बिलियन के करीब इन्होंने जो बिड लगाई थी 1.3-1.4 बिलियन की, उससे डबल के अंदर इन्होंने डिज्नी स्टार ने ये एक्वायर की। अभी $1.5 बिलियन के अंदर इन्होंने जी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, जो कि अगर पास हो जाता है तो जी एंटरटेनमेंट को भी इनके जो राइट्स हैं वो मिल जाएंगे। बट बेसिकली अभी देखा जाए तो डिज्नी एक्वायर्ड द आईसीसी मीडिया राइट्स फॉर $3 बिलियन, बट जी हैड बॉट द आईसीसी टीवी राइट्स फ्रॉम डिज्नी फॉर $1.5 बिलियन। इन्होंने कुछ जो अंडर 19 और इस टाइप के जो क्रिकेट के कुछ आईसीसी के राइट्स है वो $1.5 बिलियन के अंदर जीत लिए थे। एंड अभी जो इनकी इन दोनों की अभी डील नहीं हो पा रही है ड्यू टू सम टर्म्स एंड कंडीशन लाइक बैंक गारंटी एंड फेलियर टू कंप्लीट द डील विद द जी may have impacted the Disney's valuation। अभी डिज्नी की वैल्यूएशन उनके स्टॉक्स में भी गिरावट आ सकती है एंड कंपनी विल हैव टू सर्विस द एंटायर $3 बिलियन एग्रीमेंट इन द नेक्स्ट 4 ईयर। अगर ये डील स्टक अप नहीं होती है तो डिज्नी स्टार को $3 बिलियन के अंदर इस डील को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा पूरे 4 साल की टर्म्स के अंदर, जिससे कि डिज्नी स्टार को काफी लॉस होने की संभावना बताई जा रही है। अभी जी का जो फोकस है वो कंप्लीट फोकस है कि उनके साथ जो सोनी के साथ मर्जर डील होनी है उसके ऊपर कंप्लीट फोकस कर रहा है, इसलिए ये डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई है। इस पे डिज्नी स्टार का बोलना है कि अगर हमारी जो इनिशियल एग्रीमेंट की टर्म्स अगर जी फ्लोट करता है, जी अगर इसको नहीं मानता है, तो वी हैव द ऑप्शन टू गो टेक दी लीगल रूट। अभी आने वाले समय में इन दोनों के बीच में क्या डील रहती है ये तो समय ही बताएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। Next is banks logged 12.2% growth in the financial year 2023, bad loans down for the 5th year। आरबीआई रिपोर्ट, आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसने हमारे बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ को बहुत ज्यादा अच्छा बताया है। आप देख भी रहे हो कि डेली हम जब भी डिस्कस करते हैं
बहुत ही बुलिश रन चल रहा है स्टॉक्स का, और जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा हर रोज काफी हाई छलांग लगा रहे हैं। और बैंक आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्रोथ की है 2023 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो 12.2% ग्रोथ की है बैंकिंग सेक्टर ने। और जिसके चलते हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो भी काफी कम हुए हैं। इंडियन बैंक्स grew at 12.2% लास्ट फिस्कल ईयर, ड्रिवन बाय दी loans to retail customers and services sector. When the bank service to customer has not been kept at pace and they just need to go beyond the monitoring the turnaround time. तो रेगुलेटर ने ये बताया है कि काफी अर्बन जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, दे नीड टू स्ट्रेंथन देयर गवर्नेंस क्वालिटी। जो कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनको हम उनकी जो गवर्नेंस क्वालिटी है उसके ऊपर कुछ सवाल उठाए हैं आरबीआई ने, कि इनको अपनी जो गवर्नेंस की बोर्ड है, गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव इनके ऊपर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मस्ट लुक बियॉन्ड बैंक्स फॉर सोर्स ऑफ फंड एंड दे शुड गो फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। जो एनबीएफसीज है बेसिकली उनकी जो सोर्स ऑफ फंडिंग रहती है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से या प्राइवेट सेक्टर बैंक से होता है। आरबीआई ने ये बोला कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम गेटिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स ओनली, you should explore new avenues also, you should explore new sources of revenues also। क्या हुआ था, जो इंडियन बैंक्स थे आपने देखा था कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चल रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो रहे थे, क्रिएट हो रहे थे, बैड लोन्स, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड असेट, बैड लोन्स, कुछ लोग लोन नहीं भर पा रहे थे और बड़े बड़े डिफॉल्ट हो रहे थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत से घोटाले हुए थे, किंगफिशर का, माल्या का हुआ था, नीरव मोदी ने बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड किया था। इस तरह से काफी लोग जो थे वो इंडियन बैंक्स का पैसा लेके बैंक डिफॉल्ट करके फॉरेन डेस्टिनेशंस में चले गए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैंक्रप्सी लॉ लेके आया कि ये बैंक्रप्सी लॉ रहेगा, इसमें हम बैड लोन्स या स्ट्रेस लोन्स को रिवाइवल करने के लिए प्रावधान किए गए। उसके बाद जो डबल डिजिट पे हमारे बैड लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट चल रहे थे वो अभी घट के 3.2% तक आ गए हैं, मतलब बहुत ही मिनिस्कल रह गए हैं जो हमारे बैड लोन की क्वांटिटी है। तो इसके चलते हमारा बैंकिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज की वजह से। तो आने वाले समय भी बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाया, जैसे हमने लास्ट वीक एक डिस्कस किया था कि एक्सेप्ट पंजाब नेशनल बैंक, सभी बैंक्स को, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सभी को बाय सिग्नल दिया है स्टॉक एनालिस्ट ने, और उनके स्टॉक्स में करीबन करीबन 15% से 21% तक की उछाल देखने की संभावना है। तो अभी इंडियन बैंकिंग सेक्टर बुलिश रन में चल रहे हैं, और 2024 का जो साल है वो भी इनके लिए काफी बढ़िया होने वाला है और काफी ग्रोथफुल होने वाला है। तो दिस वाज द रिपोर्ट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उन्होंने एनबीएफसीज को भी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी सचेत किया है कि आपको सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, अलग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी एक्सप्लोर करने चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज एनबीएफसीज मस्ट लुक बियॉन्ड बैंक्स फॉर सोर्स ऑफ फंड। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट, जो बैंकिंग रिपोर्ट से, आरबीआई की जो बैंकिंग रिपोर्ट से रिलेटेड न्यूज थी, उसी को एक्सप्लेन किया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को आरबीआई ने बताया है कि उनको अलग सोर्स ऑफ फंडिंग भी एवेन्यूज तलाशने चाहिए। एंड द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज has expanded to 15% in financial year 2023 with profitability as well as asset quality and jumping. Non-bank lenders must diversify and look beyond traditional bank for their फंडिंग। इनको जो ट्रेडिशनल बैंकिंग फंडिंग रहती है उससे अलग भी अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए तलाशने चाहिए। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट के दौरान कहा जो इसकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की जो पेस है एक्सपेंशन की वो काफी हाई रही है, एंड द पेस ऑफ एक्सपेंशन इन द बैलेंस शीट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेलरेटेड इन 2022-23 एंड दिस वाज लेड बाय डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ। जो इनकी क्रेडिट ग्रोथ रही है, जो इन्होंने लोगों को लोन्स दिए हैं, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन्स हो, चाहे सिक्योर्ड लोन्स हो, चाहे वो एमएसएमईज को लोन्स हो, वो भी काफी ज्यादा रहे हैं। एंड द ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटेड व्हाइल कैश एंड बैंक बैलेंसेस कॉन्ट्रैक्टेड। तो व्हाइल बैंक एनबीएफसी ने काफी ग्रोथ की है, डबल डिजिट तक की ग्रोथ की है, तो लेकिन इनको क्या है, जो फंडिंग है इनकी बहुत ज्यादा स्टेगनेंट है, सिर्फ बैंक पे ही फंडिंग ले रहे हैं, सिर्फ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से ही फंडिंग ले रहे हैं। तो आरबीआई ने इनको थोड़ा सा सलाह दी है कि आपको और एवेन्यूज भी तलाशने चाहिए, सो दैट सिर्फ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पे ज्यादा स्ट्रेस ना बने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट,
बात करते हैं मार्केट की, तो नेक्स्ट इज सेंसेक्स निफ्टी हिट फ्रेश हाइज, व्हाट्स बिहाइंड द हॉट बुल रन इन द कोल्ड दिसंबर। जो सर्दियों का टाइम चल रहा है, दिसंबर का टाइम है, बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडिया के अंदर सर्दी देखने को मिल रही है, तो इस कोल्ड दिसंबर के अंदर काफी हॉट बुल रन चल रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? पूरे ऑल ओवर द ग्लोबल आउटलुक को देखते हुए हमारे जो कैपिटल मार्केट है, हमारी जो मार्केट है, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, जो भी इंडिसेस है बेंचमार्क, वो काफी हर रोज हम देखते हैं कि हर रोज लाइफ टाइम हाई को तोड़ते जा रहे हैं। आज भी जैसे हमने थर्सडे को भी जो इंडिसेस थे उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ दिया, और बीएससी सेंसेक्स जो था वो 258 पॉइंट्स ज्यादा ट्रेड हुआ, and which was approximately 0.3% higher there its lifetime high, and similarly Nifty 50 was trading at 21,739। जैसा हमने डे बिफोर यस्टरडे डिस्कस किया था कि एक एनालिस्ट ने बताया था कि अगर 21,600 के लेवल को निफ्टी 50 तोड़ देता है तो उसके बाद ये 22,000 या 22,200 तक इस निफ्टी के जाने की संभावना है, और ये बुलिश रन आगे भी 2024 के अंदर भी कंटिन्यू रहता दिख रहा है। तो 79 पॉइंट्स हाई रहा, वो जो कि 0.37% है। आज भी मार्केट्स ओपन हुए और वो गैप अप ही ओपन हुए थोड़ा सा, और मार्केट अभी भी बुल रन में ही चल रहे हैं, और इस ईयर एंड के साथ भी और नए साल के आगाज के साथ भी मार्केट पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। बेसिकली जो जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये कल के जो थर्सडे के हैं वो हाईएस्ट गेनर रहे थे, राइजिंग अबो 1%, 1% से ज्यादा की छुलाव मारी है जेएसडब्ल्यू ने, एनटीपीसी ने। तो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट द रियल एस्टेट सेक्टर, सभी सेक्टर ने बहुत ज्यादा तेजी दिखाई है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं रहा, सिर्फ रियल्टी स्टॉक्स ने थोड़ा सा कम गेन किया, अदरवाइज सभी ने 0.3% से लेके 1% तक की छलांग लगाई है। कैनरा बैंक 3% तक राइज हुआ, कैनरा बैंक का स्टॉक था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बैंकिंग कंपनीज के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स आगे पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं, बाय सिग्नल दे रहे हैं, तो बैंक कैनरा बैंक 3% तक छलांग लाई, क्योंकि इनके जो म्यूचुअल फंड है उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है फॉर दी इन प्रिंसिपल। कैनरा रोबेको एएमसी है, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है, तो इसके स्टॉक्स ने भी काफी छलांग लगाई। अभी भी बुलिश रन आगे देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रेड कॉशियसली करने की सलाह दी जा रही है। जैसा कि हमने एक बार डिस्कस किया था कि इट्स 8th वीक दैट इज गोइंग ऑन इन दी बुलिश रन, तो मार्केट के अंदर फियर फैक्टर तो है कि क्या पता है एकदम बुल रन से जाके एकदम बियर की तरफ चला जाए और मार्केट एकदम से काफी पॉइंट्स गिरने का डर बना रहा है। लेकिन अगर चार्ट्स को देखा जाए और एनालिस्ट की माने जाए तो ये 2024 में भी बुलिश रन कंटिन्यू रहने वाला है। So this was all for the today's economic times analysis. We'll be back with the daily economic times analysis tomorrow. Till then, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.